चलो ध्यान देना, जो हमारा चैप्टर है आज का अध्याय 2 है ना, अध्याय 2, अध्याय 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, टेस्ट बचा है एक है ना। चलो अध्याय 2 चैप्टर का नाम क्या है जी? दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। इंग्लिश में अगर बोलना चाहे तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, या दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्ट का नाम है इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, क्योंकि अपने को पार्ट का नाम अगर पता है अच्छे से विस्तार से, पार्ट का नाम क्या है, पूरे पार्ट का सार ही वहीं पर रहता है, पूरे पाठ का सार वहां पर रहेगा, पूरे अध्याय का। ठीक है, तो दो चरों का रैखिक समीकरण बोला है, तो कहने का अर्थ क्या है? इस पाठ का जो दो चर यूज हुआ है इसका अर्थ क्या है? ठीक है, यहाँ पर शब्द जो दो यूज हुआ है, इंग्लिश में टू है ना, जो दो शब्द यूज हुआ है उसका अर्थ क्या है? तो दो का अर्थ दो होता है, सीधा बात। दो का अर्थ क्या होता है? दो। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि दो का अर्थ दो होता है। ठीक है, दो का अर्थ तो नॉर्मली अपन पढ़ते हैं, दो ही पढ़ेंगे, और कुछ तो नहीं बोल सकते इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हुआ है, क्या प्रयोग हुआ है जी? चरों का, या बोल सकते हैं चर, यही बोल सकते हैं ना। यहाँ पर शब्द प्रयोग क्या हुआ है जी? चरों का, वो है ना, या चर का बोल सकते हैं। चर के बारे में मैंने पढ़ाया था पिछले अध्याय में, क्या बताया था चर के बारे में? एक्स वाई जेड, यही बताया था। क्या बताया था? चर किसको बोलते हैं, वेरिएबल्स किसको बोलते हैं? अंग्रेजी के जो अल्फाबेट होते हैं, जिसका मान क्या होता है जी? फिक्स नहीं होता, निश्चित नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। जिसका मान बार बार बदलते रहता है, कभी एक्स मानते हैं, कभी वाई मानते हैं, एक्स का मान कुछ भी आ जाता है, वाई का मान भी कुछ भी आ जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। सिखाया था क्या? सिखाया था ना, पिछले अध्याय में सिखाया था। इस अध्याय में देखो उसका प्रयोग हो रहा है चर के बारे में, है ना। तो चर के बारे में अपन जानते हैं कि जो अंग्रेजी का अल्फाबेट होता है उससे उसको दर्शाते हैं, दर्शाने का तरीका अंग्रेजी का अल्फाबेट। और चर क्या है बोलेगा तो वह राशि जिसका मान क्या होता है जी? निश्चित नहीं होता, समय समय पर क्या होता है? बदलते रहता है। देखो ना, कभी हम लोग मानते हैं कि माना इसका मान x होगा, इसका मान x होगा, कुछ चीज पूछा रहता है कोई भी प्रश्न में, तो बोलते हैं माना इसका वैल्यू क्या होगा? x होगा। और जब उसको सॉल्व करते हैं अपन तो x में कुछ वैल्यू मिल जाता है, अंतिम में हल करने पर क्या मिलता है? x का कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाता है। तो x का मान उस क्वेश्चन के लिए कुछ दूसरा आएगा, और किसी अन्य क्वेश्चन में भी x से मान, लेकिन उसका लिए क्या आता है? उसका भी मान उस अगले क्वेश्चन के लिए भी अलग आ जाता है। मतलब x का मान क्या होता है? फिक्स है क्या कि दो ही आएगा? नहीं ना, कभी x का मान आंसर में 3 आ जाता है, कभी 8 आ गया, कभी 10, 15, कभी माइनस में भी आ जाता है। कोई जरूरी है कि प्लस में आएगा कि इतना ही आएगा? नहीं ना, इसी को बोलते हैं x का मान फिक्स नहीं है, या x क्या है? एक चर है, अर्थात चर का मान क्या है? फिक्स नहीं है। समझ आया इतना बात? ठीक है, तो चर किसको बोलेंगे? समझ आया? अंग्रेजी का जो अल्फाबेट है, ए से लेकर कहां तक जी? पूरा एक्स वाई जेड। लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, थोड़ा सा इस चैप्टर में ध्यान देंगे, ये तो एकदम क्लियर होगा मेरे हिसाब से। अंग्रेजी का जो अल्फाबेट है वही हमारा चर है, इतना तो समझ जाते हैं अपन। लेकिन इस जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसमें चर कौन कौन सा यूज होगा? तो मैक्सिमम टाइम, अधिकतम बार 95%, कितना परसेंट? 95% एक्स और वाई का प्रयोग करेंगे। किसका किसका प्रयोग करेंगे? एक्स और वाई का। एक्स और वाई चर है कि नहीं है जी? अभी लिखो ना, एबीसी से एक्स वाई जेड लिखे ना, तो एक्स वाई क्या है अपने पास? चर है। तो अधिकतम बार किसका प्रयोग करना है? एक्स वाई का। किसका? एक्स वाई का। कोई दिक्कत थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। शुरुआत से ही बता दिया किसे किसे प्रयोग करना है जी? एक्स का और वाई का। देखो यहाँ पर दो चर बोला है ना, इसलिए पहला चर किसको लिया हूं? एक्स को, और दूसरा चर, दो चर बोला है तो पहला चर एक्स और दूसरा चर वाई। कोई समस्या नहीं होगा अपने को, नहीं होगा ना। उसके बाद रैखिक समीकरण शब्द प्रयोग हुआ है, का अर्थ तो वही है, समझते हो सब, है कि नहीं? जोड़ने के लिए, संबंध लगाने के लिए उसको लगाया है का को। लेकिन रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, या इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण क्या होता है? मन में आएगा नहीं आएगा? पाठ में अगर लगा है रैखिक समीकरण शब्द आया है तो मन में तो आएगा ना कि रैखिक समीकरण क्या होता है, आएगा ना। तो अपने को समझना है रैखिक समीकरण शब्द का अर्थ। रैखिक मतलब सीधा, रैखिक मतलब सीधा। एक शब्द में याद रखना, रैखिक जब भी गणित शब्द में प्रयोग होगा रैखिक, तो उसका अर्थ क्या लेना है? देख के, जगह देख के बढ़िया, सीधा। क्या लेना है जी?
सीधा लेना है, बन जाएगा ना। रैखिक शब्द का अर्थ क्या होता है गणित में? अधिकतम बार सीधा शब्द होता है, ठीक है। तो यार रैखिक समीकरण भी पढ़ सकता हूँ, या चाहूँ तो अपनी भाषा में मैं क्या पढ़ूंगा? सीधा समीकरण। क्या पढ़ूंगा? सीधा समीकरण। तो ऐसा समीकरण जो x और y से मिलकर बना हो, ऐसा समीकरण जो x और y से मिलकर बना हो, क्या कहलाएगा जी? रैखिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण। या पूरा तरीके से बोलना चाहे तो वह समीकरण जो बोल सकते हैं x और y से मिलकर बना हो दो चरों का रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चरों का रैखिक समीकरण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द और है रैखिक के बाद, ठीक है मैंने समीकरण समझा दिया, लेकिन वास्तव में समीकरण होता क्या है? वास्तव में समीकरण होता क्या है? हमेशा याद रखेंगे समीकरण क्या होता है विस्तार से, है कि नहीं? हमेशा याद रखना, है कि नहीं? समीकरण किसको बोलेंगे? जिसके दो पक्ष हो, जिसके दो पक्ष। अब दो पक्ष कैसे होगा? हमारे दो हाथ हैं, बीच में हमारा शरीर है, और इधर दो हाथ है कि नहीं? उसी प्रकार से किसी भी समीकरण में दो पक्ष होता है। एक को बोलते हैं राइट पक्ष, एक को बोलते हैं लेफ्ट पक्ष, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं जी? राइट पक्ष, या RHS, राइट हैंड साइड बोलते हैं। इधर को क्या बोलूंगा मैं? अपने तरफ से मैं देखूंगा, अगर तुम्हारे तरफ मुंह करके खड़ा हूं तो मैं इसको बोलूंगा राइट हैंड साइड। अगर मैं बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़ा हूं ऐसे करके, इधर को मैं क्या बोलूंगा? राइट बोलूंगा ना। इधर मैं क्या बोलूंगा? राइट बोलूंगा ना जी। इधर को मैं राइट बोलूंगा, इधर को मैं क्या बोलूंगा? लेफ्ट बोलूंगा ना। इतना तो समझ में आता है। जिस हाथ से खाना खाते हो, राइटी लोग, कई लोग लेफ्टी भी हैं, लेफ्टी से मेरे हिसाब से बहुत कम लोग खाते होंगे, राइटी ज्यादा होंगे, है ना? राइटी ज्यादा होंगे, राइट हैंड से खाना खाने वाले, है कि नहीं? जिस हाथ से खाना खाते उसको राइट बोलते हैं। इतना पक्का है ना? इतना तो पक्का है ना जी। जिस हाथ से खाना खाते हो, एकदम ऐसे देख रहे हैं पहली बार पता चल रहा है कि नहीं? पहली बार पता चल रहा है क्या जी राइट से खाना खाते हो करके? नहीं ना, रोज सब तो जानते हो जी, है कि नहीं? जिस हाथ से खाना खाते हो उसको राइट बोलते हैं। और जिधर मुंह करके बैठे हो, अर्थात मैं तुम लोग अगर इधर मुंह करके बैठे हो तो सामने में तुम्हारा कॉपी होगा, मेरे सामने बोर्ड है, तुम्हारे सामने क्या होगा? कॉपी। तो इधर वाला क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे रे? एकदम नया नया चीज बताता हूँ जी, पहली बार सुना था राइट का अलग। इसने लगा तो पूरा सबके सब चेहरा वैसे ही बता है कि नहीं? पहली बार थोड़ी है जी, सब तो जानते हो राइट किसको बोलते हैं, बस उसको थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ, है कि नहीं? सब जानते हो ना। तो यहाँ इधर को जब राइट बोल दिया तो इधर वाला क्या बोलेंगे जी? लेफ्ट हैंड साइड। भूलना नहीं, हाथ से पता चल जाता है, हाथ से पता चल जाता है ना। तो याद रखना, उधर से उधर को राइट, इधर को लेफ्ट। लेकिन समीकरण के बारे में मैं बता रहा था, है ना? तो समीकरण में भी दो पक्ष होता है, एक को बोलते हैं राइट, दूसरा को बोलते हैं लेफ्ट। लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ठीक है। तो बीच में उसका रहता है बराबर। मेरे बीच में क्या है? दोनों हाथ के बीच में मेरा शरीर है कि नहीं? उसी प्रकार की इसमें क्या है? बराबर। समीकरण में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। जैसे कि तुम लोग को मैं पिछला पार्ट पढ़ाया, याद रखना, बहुपद। क्या पढ़े हैं? बहुपद। उसका बोल सकते हैं व्यापक रूप कुछ इस प्रकार से बन रहा था, याद है कि नहीं? थोड़ा सा भूले थोड़ी हो? नहीं ना, अभी तो पढ़ाया हूँ जस्ट, ज्यादा तो नहीं हुआ, 4 दिन तो है ना, उसका टेस्ट लिया हूँ तो हो जाएगा। ये जो दिख रहा है ये क्या है? हमारा बहुपद है। क्या है? बहुपद। कौन सा बहुपद? पढ़ लिए पाठ? द्विघाती बहुपद। क्या है? द्विघाती। प्रश्न में लिखा था, याद है? पढ़ के आते तो याद है कि नहीं? प्रश्न में लिखा था निम्नलिखित द्विघाती बहुपदों को हल कीजिए, लिखा था कुछ ना कुछ, है कि नहीं? इसको बोलते हैं दो घात रहेगा तो द्विघातीय बहुपद। अगर इसी को, ये भी बहुपद है, ये क्या है? बहुपद। अब मैं इसी में बराबर चिन्ह लगा दिया। क्या लगा दिया जी? बराबर। अब इधर को मैं क्या बोल दिया? जीरो है। बराबर क्या है? जीरो। तो ये बन गया द्विघातीय समीकरण। क्या बन गया? द्विघातीय समीकरण। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? जब बराबर नहीं लगा है तो क्या है? वो बहुपद है। क्या है? बहुपद। बराबर लग गया, जीरो लग गया उस तरफ, या कुछ भी आ गया बराबर के उस तरफ, या साफ शब्द में बराबर लग गया, तो क्या बोलेंगे उसको? समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे, या द्विघाती समीकरण बोलेंगे, तब भी सही है। ठीक है? ठीक है। तो ये समझ आया कि नहीं आया मेरे को? बस इतना बताओ इधर बॉयस। ठीक है भाई? तो कैसे बना है पेपर को रे? लास्ट में अपना नाम लिख दिया है शुरू में नाम लिखना चाहिए ना जी पेपर में, लास्ट में लिख दिया तो आप लोग। हाँ, तो ये समझ आया जी द्विघाती बहुपद किसको, सॉरी द्विघाती समीकरण किसको बोलेंगे? समझ आया? और ये मेरे को बताना, ये x + 1 लिखा हूं बराबर 0, इसका भी प्रयोग किया, याद है कि नहीं आप लोग को?
किए नहीं किए कहीं ना कहीं? जब बहुपद पाठ पढ़ाया हूँ पॉलिनोमियल्स, तो मैं इसका प्रयोग किया नहीं किया हूँ जी? किया हूँ ना? इसको क्या बोलेंगे? एक घातीय बहुपद। कितना घात है उसमें? एक घात है ना, कुछ नहीं है, मतलब एक है। सब रोज तो बताया हूँ हर दिन इसी बात को, है ना? भूल जाते हो अलग बात है ना? तो यहाँ पर ये द्विघात वाला और ये एक घात वाला, ठीक है। और बराबर लग गया, जीरो लग गया, जीरो के अलावा और कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 8 10 कुछ भी, है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे? समीकरण है। वो क्या है? समीकरण। अब बराबर नहीं लगा है, उस तरफ भी कुछ नहीं है, तो क्या बोलेंगे जी? बहुपद है। क्या है वो? बहुपद है। मैं स्पष्ट बता दिया हूँ बहुपद किसको बोलना है, समीकरण क्या किसको बोलना है। तब भी एग्जाम में गलती मत करना, क्योंकि एग्जाम में पूछता है निम्नलिखित में से बहुपद है, निम्नलिखित में से बहुपद है, या निम्नलिखित में द्विघाती बहुपद छांटिए बोलता है। निम्नलिखित में से द्विघाती बहुपद छांटिए बोलता है, या अलग से बोल देगा निम्नलिखित में से द्विघातीय समीकरण छांटिए, है ना? 4 ऑप्शन देता है। कितना ऑप्शन? 4 ऑप्शन, जिसमें से 3 तो क्या होता है जी? गलत। 3 तो क्या होता है? गलत। अब एक तो सही होता है, उसको पकड़ना होता है। अधिकतर टाइम सी सही होता है। क्या होता है? सी। तो अपने को ये लक लेके काम नहीं करना है ना? हमको क्या करना है? मेन कॉन्सेप्ट देखना है कि वाकई में कौन है कौन सा नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? आया ना? तो कैसे द्विघाती समीकरण छांटना है आगे देखेंगे। शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1 से। जितना भी एग्जाम्पल है प्रश्नावली 1 से पहले, प्रश्नावली 1 से पहले जितना भी उदाहरण दिया है सबको बनाना है। सबको क्या करना है? बनाना है। किसको बनाना है? मेरे को नहीं, उदाहरण को तुम लोग को बनाना है। ठीक है ना जी? समझ आया कि नहीं आया? आया ना? नहीं समझ आएगा तो उसमें पूरा आंसर दिया है, और समझ नहीं आएगा तो मैं बैठा हूं, है कि नहीं? उठा के ले जाना, सर यहाँ से ये कैसे हुआ है आंसर में, है कि नहीं? तो बिल्कुल पूछना। बाकी जितना प्रश्नावली क्वेश्चन मैं सब बना के बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे देखो। फिर पेज पलटो। यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 दिया है, टिक लगाओ पहले तो। अभी तो सॉल्व नहीं करवाया हूँ, लेकिन टिक लगाओ अभी फिलहाल के लिए। नहीं समझ आएगा बताना अभी, है ना? लगा लिए। उदाहरण 2 भी टिक लगाओ जी। उदाहरण 2 भी टिक लगाओ। लग गया? उदाहरण 3 भी लगाओ। सर अभी एक भी उदाहरण बताया नहीं हो, प्रश्नावली का एक भी क्वेश्चन बताया नहीं हो, पूरा उदाहरण को टिक लगवा रहे हो, है ना? चलो लग गया। उदाहरण नंबर 3 भी लगाओ जी। उदाहरण नंबर 3 पेपर में आता है। लग गया? उदाहरण 4 लगाओ, टिक लगाओ। हाँ, और एक चीज और बता दूं, ये उदाहरण बोल सकते हैं 5वां और उदाहरण 6वां, ठीक है? ये मेरे लिए है 6वां और 7वां, ठीक है? इसको मैं बताऊंगा 8वां तक, ठीक है? क्यों बताऊंगा? ये आलेखी विधि से बनेगा, और आलेखी विधि का प्रश्न मेरे को बताना पड़ेगा, उसके बाद वो सॉल्व होगा, ठीक है? इसके लिए ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। ग्राफ पेपर समझते हो? समझते हैं ना ग्राफ पेपर? तो जो ग्राफ पेपर है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। नॉर्मल कॉपी में बनाएंगे तो गलत आंसर आता है, ठीक है? तो ग्राफ पेपर कल आप लोग लेके आना, तो कल उसको क्लियर करेंगे, ठीक है? बन जाएगा। सबके सब लेके आना, मंगनी वाला काम नहीं होना चाहिए। एक तो इतना मोटा ग्राफ पेपर लेना, क्योंकि आगे जब जाएंगे तो अध्याय 7 में आलेख पाठ है। कौन सा पाठ है? आलेख। तो उसमें भी आवश्यकता पड़ेगा, तो उस टाइम भी मांगोगे? वो तो पूरा हाँ बोलती है मांगना नहीं है ना? किसी से मांगना नहीं है। क्या करना है? 10 रुपए 20 रुपए मिलता है शायद दुकान में, एक तो क्या करना, ग्राफ कॉपी लेना, उसमें बनाओगे तो आप लोग का काम में सफाई दिखेगा, ठीक है? समझ आ रहा है क्या? समझ आया? तो कल ग्राफ कॉपी लेके आना है। तो ग्राफ कॉपी में कल क्या मैं करूंगा, जितना भी इसमें दिया है उसको बताऊंगा, और साथ ही साथ आलेख पार्ट जो जब आएगा तो उसमें भी उसी को नोट करना है, उसी में नोट करना है, ठीक है? बन जाएगा। चलो यहाँ पर देखना, प्रश्नावली 1 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 1 का प्रश्न लिखो जी। डस्टर नहीं है क्या? डस्टर दो तो, वो दे वहां पर है, दो बगल बगल। चेक नहीं हुआ है, लेगा? ले ले ले, हाँ रख लेना, रख ले। ये समझ आ गया ना? नोट करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया वही बहुत है। चलो आगे देखते हैं। प्रश्नावली 1 को बताना शुरू करता हूँ। पूरा एग्जाम्पल आप लोगों का क्या है जी? होमवर्क है ना? जितना बनेगा बताना, नहीं बनेगा तब भी बताना।
बताऊंगा ना उसको भी जी, लाइन से, है ना, करके देखो को भी देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्नावली एक में पहले देखो, प्रश्नावली एक का जितना क्वेश्चन दिया है, पेज नंबर है अपने पास 42, पेज नंबर 42, पेज नंबर 42 ये हो जाएगा। प्रश्नावली एक में क्या बोलता है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण रूप में लिखिए। किसमें लिखना है जी, समीकरण के रूप में लिखना है। पहला क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, पहला क्वेश्चन नोट करो जी जल्दी जी। एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने, एक विद्यालय के, कॉपी में नोट करो, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने क्या किया जी, 3 बल्ले और 8 गेंद, 3 बल्ले व 8 गेंदे कितना में खरीदा है, 3900 रुपए में खरीदा। हाँ 6 गेंद है क्या, अच्छा अच्छा, 6 गेंदे 3900 रुपए में खरीदा, ठीक है। और क्या बोला आगे प्रश्न में जी, वही से उन्होंने एक बल्ला, प्रश्न को समझ के लिखना है ना, क्या बोलना चाह रहा है, वहीं से एक बल्ला और 2 गेंदे, किसमें नोट कर रहे हो रे, रफ कॉपी में नहीं करना है, इसमें करना है फेयर में, इसलिए प्रश्न लिखवा रहा हूं, ठीक है। फेयर कॉपी में नोट करना जी। उदाहरण किसमें बनाना है, रफ में बनाना है, भूलना नहीं है। शुरू दिन बता दिया था, 2 गेंदे 1300 रुपए में खरीदा, कितना में, 1300 रुपए में खरीदा, ठीक है। अब इसके लिए क्या बोला है, प्रश्न के सबसे ऊपर मेन हेडिंग लाइन में लिखा है, इसके लिए क्या बनाना है, समीकरण बनाइए बोलता है। इंग्लिश में आप लोग पढ़ लो, हिंदी में सामने में लिखा समझ में आ जाएगा, ठीक है। पुस्तक में इंग्लिश में पढ़ लो आप लोग, ठीक है जी। क्या देखो क्या बोलता है, इसमें बोला है समीकरण निर्माण कीजिए, या समीकरण निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और पढ़कर क्या कीजिए जी, समीकरण के रूप में लिखिए। ऐसा लिखा है प्रश्न के सबसे ऊपर में, ऐसा भी प्रश्न पूछता है ना, ऐसा भी प्रश्न पेपर में आया है ना। देखो क्या बोलता है, ध्यान से देखना, इसको हल कैसे करेंगे। केवल समीकरण के रूप में लिखना है, हमको ये नहीं बताना कि एक बल्ले का कीमत कितना है, कि एक बैट का बोल सकते हैं, सॉरी एक गेंद का कीमत कितना है, ये नहीं बताना है। केवल हमको क्या करना है, समीकरण के रूप में लिखना है। तो समीकरण के रूप में लिखने का तरीका क्या बोलता है, जिसके 2 पक्ष होता है, बीच में बराबर का चिन्ह होता है, एक तरफ कुछ और लिखा होता है, एक तरफ कुछ और लिखा होता है, इसी प्रकार के रूप में लिखना है, समीकरण के रूप में लिखना है। तो समीकरण बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है कैसा लिखना है, ठीक है ना। आगे देखेंगे यहाँ पर, तो पहला भी क्वेश्चन है, देखना पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने, तुम्हारे विद्यालय में है क्रिकेट खिलाने वाला, नहीं है ठीक, जिसके विद्यालय में बढ़िया बात है, जिसके विद्यालय में नहीं है बहुत बढ़िया बात है ना। तो क्रिकेट कोच ने, मतलब एक जन क्रिकेट खिलाने वाला जो कोच है ना, क्रिकेट का ट्रेनिंग देने वाला, ठीक है, टीचर, ठीक है। तो क्या करेगा, जो क्रिकेट का टीचर है, क्रिकेट सिखाने वाला है ना, कोच बोलते हैं उसको, तो हो जाएगा वो क्या खरीदता है, अब उसको बल्ले मतलब बैट की आवश्यकता पड़ेगी, बल्ला मतलब बैट, बल्ला मतलब बैट, तो 3 बल्ले व 6 गेंद, वो क्या करता है, दुकान जाता है, अब उसको जितना आवश्यकता है, पहले बार में वो क्या करता है, जाता है तो क्या करेगा, 3 ठो बल्ला खरीदता है, बैट खरीदता है, 3 ठो बैट कितना खरीदा जी, 3 ठो बल्ला खरीदा है, 3 ठो बल्ला खरीदा है ना। समझना मेरी बातों को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समीकरण निर्माण करना सिखा रहा हूँ कथन से। कक्षा 8वीं में पढ़े हो, कक्षा 8वीं में पढ़े हो जी, समीकरण निर्माण कैसे करते हैं, कथन से, ठीक है। ये कथन दिया, स्टेटमेंट दिया, को क्या क्या खरीदा है, ठीक है। तो क्या करता है, 3 ठो बल्ला खरीदता है, 3 ठो बल्ला लिख दिया, 3 ठो बल्ला, ठीक है। और क्या खरीदता है उसके बाद, 6 ठो गेंद, तो मैं लिखूंगा +6 गेंद की, घटा दूंगा जी, बताओ तो, प्लस करके लिखूंगा कि घटा के लिखूंगा, जोड़ के लिखेंगे ना जी, दुकान वाला क्या करेगा, जोड़ के बताएगा पैसा कितना हो रहा है ना। तो मैं पूछता हूँ कि 3 ठो बल्ला है और 6 ठो गेंद है, इसका टोटल कितना देना पड़ेगा भैया, दुकानदार को बोलता हूँ, तो क्या बोलता है वो, कितना, 3900 रुपया दे दो बोलता है, कितना दे दो बोलता है,
3900 रुपए दे दो बोलता है। ठीक है, मैं इतना दे दिया ना। उसके बाद फिर क्या होता है, कुछ समय बाद मैं फिर जाता हूँ, कुछ समय बाद मैं क्या करता हूँ, फिर जाता हूँ। मैं बोलता हूँ मेरे को एक बल्ला और चाहिए, एक जने और लड़का आ गया खेलने के लिए, अब उसको फिर से बल्ले की आवश्यकता पड़ी, तो मैं फिर बोलता हूँ मेरे को एक ठो बल्ला और दे दो और 2 ठो गेंद और दे दो बोलता हूँ। 1 ठो बल्ला और 2 ठो गेंद, तो यहाँ पर लिख दो 1 ठो बल्ला, क्या लग गया, 1 ठो बल्ला और लगा, और कितना लगा जी, एक गेंद कितना लगा, फिर से 2 ठो गेंद, यहाँ पर 2 ठो गेंद और लग गया, और सबको मिला कितना रुपए देना पड़ेगा टोटल 1300। बराबर के उस तरफ लिखूंगा, इस तरफ लिखूंगा 1300 को, 1300 को बराबर के उस तरफ लिखना है कि इस तरफ लिखना है, उस तरफ लिखेंगे ना, ऐसी तो हिसाब होता है। हिसाब सही कर रहा हूँ, दुकान में जाओगे तो ऐसे हिसाब करेगा ना वो, क्यों क्या लिया, 3 ठो बल्ला लिया है और 6 ठो गेंद लिया है, और टोटल कितना रुपए देना पड़ेगा उसको 3900। तो लिखे बराबर के उस तरफ लिखेगा कि इस तरफ लिखेगा, उस तरफ लिखेगा ना, कि 3900 टोटल हो रहा है करके, इतना का हिसाब ऊपर में है, और ऊपर वाले का हिसाब मतलब ऊपर में, और नीचे का हिसाब इस तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये ठीक है, लेकिन मेरे को इसी को XY में लिखना है, चर में, किसमें लिखना है, चर में। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, देखो बल्ला हुआ है यूज में, और कौन यूज में हुआ है जी, गेंद, इसी को लिखना माना एक बल्ले का मूल्य या एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत, कीमत में बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टोटल अंतिम में क्या दिखा रहा है, कीमत दिखा रहा है ना, तो 39 रुपए देना है। तो यहाँ पर 3 बल्ला लिया तो मेरे को एक बल्ला कितना में पड़ा, हिसाब हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है ना। हाँ, तो उसको मानना पड़ेगा ना कि मेरे को जानकारी तो होना चाहिए कि वो हिसाब बना के दिया, कैसे हिसाब बना के दिया है। दुकान में जाओगे, बोलेगा मेरे को 5 किलो शक्कर दे दो, तो तोड़ के दे देगा, बोल देगा कि 120 रुपए हो रहा है करके, तो चुपचाप पैसा देख ले आओगे, नहीं पूछोगे कितना होता है किलो करके, कितना किलो रू लगा रहे हो, पूछोगे ना एक बार, तब तो पैसा दोगे जी। कि अब ऐसा मतलब पैसा को फेंक के आ जाओगे लेके, 120 बोलिस तब वो अच्छा है, 200 बोलिस तब वो अच्छा है। ठीक समझ रहे हैं ना। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ 3 ठो बल्ला खरीदा हूँ, 6 ठो गेंद खरीदा हूँ, तो दुकानदार अपने हिसाब में जोड़ा है 3900 रुपए लिख दिया, कितना लिख दिया 3900 रुपए। लेकिन मेरे को तो पता होना चाहिए खरीदने वाले को कि एक बल्ला कितना पड़ा, मतलब 1 ठो बैट कितना पड़ा है, 1 ठो गेंद कितना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कितना पड़ा है। समझ आ रहा है कि दोनों को आपस में जोड़ के बता दिया है कि टोटल मेरे को 3900 रुपए देना है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि 1 ठो बल्ला कितना पड़ेगा और 1 ठो गेंद कितना पड़ेगा। इसीलिए मैं क्या करूंगा, एक गणितीय मेथड का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा, गणितीय मेथड का, जिसको हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। तो कब यूज करना है समझ आ रहा है। अब दुकानें बस की बात नहीं है, कहीं पर भी बात है कि नहीं। कुछ भी सामान खरीदते हो तो उसके लिए अगर 2 सामान खरीदते हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हिसाब किताब कुछ इस प्रकार से लगा सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, पहले मैं लिखूंगा माना एक बल्ले की कीमत, इसी को क्या मानते हैं जी, एक्स। और रुपए बोलूंगा नहीं बोलूंगा, बोलूंगा ना, रुपया में पैसे दे रहा हूं तो रुपए बोलूंगा, मतलब एक बल्ला मेरे को x रुपए पड़ा है, ठीक है, इतना मान लिया। तथा एक चीज और है, गेंद भी खरीदा हूं। क्या खरीदा हूं जी, गेंद। तो मानता हूं तथा एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत, ठीक है, कितना हो जाएगा y रुपए, कितना हो जाएगा, बन जाएगा, इतना बन जाएगा कि नहीं बनेगा, है ना। मान लिया कि एक बल्ले की कीमत x रुपए तथा एक गेंद की कीमत y रुपए, ठीक है। तो जब एक बल्ले की कीमत 100 रुपए मान लिया, एक गेंद की कीमत y रुपए मान लिया, तो मैं अगर लिखना चाहूं तो इसी चीज को मैं और क्या लिख सकता हूं, मेरे को समझाना थोड़ा सा, ये शुरू वाला लाइन को, है ना। तो यहाँ पर 3 को मैं 3 लिखूंगा क्योंकि 3 की संख्या में लिया हूं, है ना। अब मैं गुणा करूंगा नहीं करूंगा, क्योंकि 3 ठो लिया तो गुणा करूंगा ना जी, 3 ठो लिया हूं तो गुणा करूंगा। अब एक बल्ले का कीमत कितना है मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं उसी को माना हूं। एक बल्ले का कीमत कितना मान लिया, x। नहीं पता तो मैं माना हूं, नहीं पता तो क्या किया हूं जी, माना हूं। तो ये लिखूंगा मैं 3 गुणा x, बल्ले की जगह पर क्या लिखूंगा मैं x, प्लस यहीं पर समझना 6 ठो गेंद है जी, 6 ठो गेंद। तो संख्या कितना है गेंद का, 6 है। गेंद को क्या माने हैं जी, y, तो 6 गुणा y, टोटल कितना बनेगा बिल अपना 3900 रुपए। किसको समझ नहीं आया, समीकरण नंबर 1, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1, बन जाएगा। तो किसको समझ नहीं आई ये चीज, सबको आ गया, बढ़िया। आगे बढ़े, आगे देखना। अब ये चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको भी देखो अब, है कि नहीं। अब फिर से मैं जाता हूँ दुकान, 1 ठो बल्ला लेता हूँ। कितना बल्ला लेता हूँ, 1 ठो। एक बल्ले की कीमत कितना है 100 रुपए, प्लस
इधर क्या करता हूँ, 2 ठो गेंद लेता हूँ, 2 ठो गेंद तो 2 लिख दिया, और गुणा में एक गेंद का कीमत y रुपए बराबर टोटल कितना हो जाएगा 1300 रुपए। किसको समझ नहीं आया समीकरण नंबर 2? रुपए मत लिखो, चलो छोड़ दो इसको, ऊपर नहीं लिखे हैं तो ये समझ आया। सर समीकरण 1 में भी निर्दिष्ट निकल जाए। 1 और 3 क्या चीज? समीकरण 1 में नहीं, केवल अभी समीकरण बनाना सिखा रहा हूँ, है ना, समीकरण बनाना सिखा रहा हूँ, आगे की बात आगे करेंगे, अभी फिलहाल के लिए समझ आया कि नहीं आया बस इतना बता। आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? बॉयस इधर रे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी आ रहा है समझने में कि नहीं सर इसको 2 क्यों किए हो, इसको 2 क्यों किए हो, किसको 6 क्यों किए हो, ऐसा कोई डाउट थोड़ी जा रहा है। कुछ चीज जबरदस्ती एक्स्ट्रा थोड़ी लिखा हूँ, एक्स्ट्रा लिखूंगा तो एक्स्ट्रा बिल बनेगा, है ना, एक्स्ट्रा सामान लूंगा चोरी छुपे तो एक्स्ट्रा बिल बनेगा, है कि नहीं जी? तो ये समझ आया ना, ये समझ आया, यही अपना आंसर है, यही क्या है अपना आंसर बन जाएगा। जो पहला क्वेश्चन दिया है ना उसके ये क्या है आंसर, इसको नहीं लिखना है, इसको मैं समझाने के लिए लिख के बताया हूँ, इसको मैं क्या किया हूँ समझाने के लिए लिख के बताया हूँ। तो अभीष्ट समीकरण यहाँ पर लिख देना, क्या लिखना, अभीष्ट समीकरण। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? सर 3 गुणा x की है उसको 3x ले सकते हैं। किसको? 3 गुणा x की उसको 3x। हाँ वही तो है, एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ है ना। इसको चाहो तो देखो ये गुणा को चिन्ह को हटा देना, तो कैसे लिखोगे इसको, इस चीज को ना, 3x प्लस 6y बराबर कितना जी 39। सब कक्षा 8वीं में पढ़े हो रे, नहीं पढ़े हो जी, है ना। और इसको कैसे लिखोगे, एक को हटा दो, एक को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 गुणा x मतलब x और प्लस इसको क्या लिखेंगे 2y बराबर कितना लिखेंगे जी 1300। हो तो गया, 2 समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। अब इसी को हल करना है जी, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, जब आगे प्रश्न पढ़ेंगे तब। अभी केवल क्या बोला है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में क्या बोलता है, समीकरण बनाइए बोलेगा या लिखिए बोलेगा तो केवल यहीं तक लिखना है, समीकरण यहीं तक लिखना है, हल नहीं करना है, एक्स वाई का मान नहीं निकालना है। अभी एक्स वाई का मान निकालने के लिए 3 विधि बताऊंगा। पहला है आलेखी विधि, जिसके लिए ग्राफ मंगाया हूं। कौन सा विधि, आलेखी विधि, नाम याद करो, आलेखी विधि, ग्राफ मेथड बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, ग्राफ मेथड, है कि नहीं। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा कौन सा, प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा है विलोपन विधि, तीसरा है विलोपन विधि। बन जाएगा, समझ आया। 3 मेथड के बारे में अपने पढ़ना है इसमें, ठीक है। इतना को नोट करो जल्दी जल्दी। चलो आगे देखो, इसी में प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया है ना, और ये वाला पेपर में आता है, ये वाला प्रश्न पेपर में पूछा जाता है जी, है ना। तो इसको बिल्कुल टिक विक लगा के रखो, है ना, बिल्कुल सेवा दो, है ना। क्या हो जाएगा, 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग कितना बोला है जी 16 है, कितना है 16 है, तथा उनका अंतर कितना है जी 8 है। अंतर कितना है 8। अंतर मतलब होता है घटाना, अंतर मतलब घटाना, और योग मतलब जोड़ना। और कुछ शब्द ऐसे तो समझ नहीं आया, नहीं है ना। तो अंतर मतलब होता है क्या, घटाना, योग मतलब जोड़ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखो, ठीक है, आगे क्या हो जाएगा। अब इसमें 2 संख्या बोला है, क्या बोला है 2 संख्या, प्रश्न के स्टार्टिंग में ही बोल दिया है 2 संख्या, क्या बोला है 2 संख्या। तो हल करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले मानना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, समीकरण बनाना है तो एक प्रश्न क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x और y मानना पड़ेगा। यहाँ पर 2 संख्या का बात किया तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, क्या मानू जी, कोई दिक्कत, बोला हूं ना x मानना है करके, तो माना पहली संख्या x है, तथा दूसरी संख्या के बारे में बताओ तो, दूसरी संख्या y है। कोई समस्या आ रहा है क्या, यहाँ तक में नहीं आ रहा है ना, यहाँ पर से साफ समझ में आ गया किसको मानना है, किसको मानना समझ आ गया ना। 2 संख्या के बारे में बात किया है, तो 2 संख्या में पहली संख्या क्या मान लिए, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, है ना, एंड द सेकेंड नंबर इज y, ठीक है। तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इतना हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। अब बोला है प्रश्न में जैसा बोला है, या पहला समीकरण के अनुसार, या पहला स्टेटमेंट के अनुसार
क्या हो जाएगा? पहला कथन क्या बोलता है? दो संख्याओं का योग 16। कितना? 16। मतलब पहली संख्या अगर समीकरण के रूप में लिखना चाहे तो पहली संख्या प्लस क्या करेंगे जी? दूसरी संख्या। योग मतलब जोड़ना। तो पहली संख्या धन दूसरी संख्या, दो संख्याओं का योग, पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर कितना मिलेगा बोलता है? कितना मिलेगा? 16 है बोल दिया। मतलब बराबर के उस तरफ किसको लिखना है? 16 को। किसको लिखना है? 16 को। किससे नहीं बनेगा? किससे नहीं बनेगा? इतना लिखते जी, सबसे बन जाएगा। बन जाएगा ना। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 16। कहां से आया? समझ आया? ठीक। अब इसी को माना हूं। पहली संख्या क्या माना हूं जी? x। तो पहली संख्या के यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? x। अब प्लस है तो प्लस। दूसरी संख्या के यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? y। क्या लिखूंगा? y। अब बराबर कितना लिखूंगा? 16। क्या कठिन है बताओ? समीकरण नंबर 1 बन गया। समीकरण नंबर 1 बन गया। बन गया ना। अब ये पहला समीकरण हो गया। स्टेटमेंट दूसरा क्या बोलता है? कथन दूसरा बोलता है उनका अंतर 8 है। उनका अंतर 8 है। किनका अंतर? पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों के बीच अंतर चिन्ह लगाना है। अंतर मतलब घटाना। गणित में हमेशा याद रखना, अंतर शब्द का प्रयोग हो गया मतलब घटाना। अंतर मतलब घटाना। अच्छे से रट लो, है ना। तो क्या हो जाएगा? उसी प्रकार से दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? पहली संख्या। क्या बोलता है? पहली संख्या। और माइनस चिन्ह क्यों लगाएंगे? शब्द प्रयोग हुआ यहाँ अंतर। शब्द प्रयोग हुआ है अंतर। तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर कितना मिलेगा बोलता है? 8 मिलेगा बोलता है। किसको समझ नहीं आया ये बात? सबको आ गया? सबको आ गया? तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर 8। फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर इज इक्वल 8। ये क्या हो जाएगा? पहली संख्या क्या माने हैं? x। x और y के रूप में लिखेंगे ना। माइनस को माइनस, दूसरी संख्या की जगह पर y और बराबर 8। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। बन गया। यही हमारा अभिष्ट आंसर है जो पूछा गया है ना। केवल समीकरण लिखने को बोला है, तो इस प्रकार से समीकरण लिखना है। सर प्रश्न पहला का 3 प्रश्न में दो समीकरण बनेंगे। प्रत्येक में दो दो बनेगा, है ना। प्रत्येक में दो दो समीकरण बनेगा जी। ठीक है, नोट करो जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसी में? प्रश्न क्रमांक तीसरा, प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 3। क्या बोलना चाह रहे हैं? एक फल की दुकान पर, एक फल की दुकान पर जाते हो? नहीं जाते? जाते। ठीक। एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम सेब। अब क्या खरीदोगे? पहले 2 किलोग्राम सेब खरीदोगे और बोलोगे 1 किलोग्राम अंगूर बोलोगे। अब फल का दुकान वाला क्या करेगा? इतना सामान को देने के बाद क्या करेगा? रेट बताएगा कितना हो जाए। हो गया 160 रुपए। बने सस्ता है का? सस्ता है ना कि महंगा है? सस्ता है कि महंगा है? 200 रुपए किलो सेब रहता है। ये तो 2 किलो का ही ऑलरेडी 160 और अंगूर मिला के 160 हो रहा है। तो सस्ता है कि नहीं कि महंगा है जी? सस्ता है ना। टोटल देखो ना जी, 160 रुपए भर रहे हैं जी। ठीक है। उसके बाद उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना बताया? वो 300 रुपए बताया। तो इसको क्या करना है हमको? समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक बात है। कैसे बनेगा देखते जाना। यहाँ पर हल करके लिखेंगे। जिस प्रकार से बल्ला और गेंद वाला बनाए थे क्वेश्चन, सेम बनेगा। क्या बोला है? दिया है, लिख लेना। दिया है, क्या दिया है जी? 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर। कैसे लिखेंगे? 2 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम सेब और प्लस क्या बोला है जी? प्लस करेंगे ना। सामान ले रहे हैं, जुड़ रहे हैं, दोनों सामान का बिल एक साथ बनेगा तो जोड़ के लिखेंगे। ठीक है ना। तो 2 किलोग्राम सेब और प्लस 1 किलोग्राम अंगूर कितना पड़ेगा टोटल बोलता है? 160 रुपए। बराबर के उस तरफ लिखाएगा, बराबर के उस तरफ। आगे क्या लिखा जाएगा मेरे को बताना। तो ये तो हो गया। ठीक है। और एक और चीज क्या बोला इसी में? समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या बोला है? उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब, 4 किलोग्राम सेब लिख दो। 4 किलोग्राम सेब और प्लस और क्या चीज खरीदता है? वो 2 किलोग्राम अंगूर खरीदता है। इस बार कितना खरीदता है? 2 किलोग्राम अंगूर। कितना पड़ेगा उसको? 300 रुपए। अंगूर महंगा है सर कि सेब महंगा है जी?
अंगूर महंगा है कि सेब महंगा है? हैं? मूल्य पता नहीं है ना, अभी नहीं पता है ना। 1 किलोग्राम को पता चल जाएगा, अर्थात 1 किलोग्राम सेब का मूल्य पता चल गया, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य पता चल गया। दोनों के बीच अगर अंतर कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन महंगा है, कि सेब ज्यादा महंगा लगा रहा है कि अंगूर। लेकिन अभी पता कर पाना मुश्किल है ना, थोड़ा सा मुश्किल है। इसी को हल करना सीखेंगे अभी आगे, इसी को हल करना सीखेंगे। मतलब 1 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं। उसी के लिए 3 विधि बताया हूँ। कितना विधि बताया हूँ? 3 विधि। ठीक है, तो ये समझ आया नहीं आया? आ गया। अब मान लेते हैं, क्या करते हैं जी, माना क्या मानते हैं, सेब और अंगूर की बात की है तो सेब को एक समान वाई मानो, कुछ भी मान सकते हो ना, ऐसा जरूरी नहीं है। सेब को क्या मान लेते हैं, माना सेब का मूल्य या सेब की कीमत, सेब की कीमत कितना, 100 रुपए। कितने सेब की कीमत? 10 सेब की, 2 सेब की, 1 सेब की कीमत, 1 सेब की कीमत 100 रुपए मानोगे? 1 किलो। कितना? 1 किलो। तो यहाँ पर लिखो ना जी, माना 1 किलोग्राम सेब की कीमत 100 रुपए है। कितना रुपए है जी? 100 रुपए है। तथा क्या मानेंगे, 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत, जो नहीं पता वही मानेंगे ना, जो नहीं पता वही मानेंगे। 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत कितना हो जाएगा मानेंगे, वाई रुपए। वाई के पीछे में क्या लगाना है, रुपए। क्यों लगा रहे हैं रुपए, समझ में आ रहा है? क्योंकि वाई को पैसा के रूप में माने हैं। ठीक है, तो वाई रुपए बन जाएगा, बन जाएगा। ये हो गया ना। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या बोला है जी, 2 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम सेब। तो 2 को क्या लिखेंगे, 2, और गुणा में किलोग्राम सेब बोला, मतलब 1 किलोग्राम बोल सकते हैं। कितना है सेब को क्या माने हैं, x, तो लिखाएगा 2x, और प्लस 1 किलोग्राम सॉरी 1 किलोग्राम अंगूर, तो उसको लिखेंगे केवल y लिखेंगे ना जी। 1 किलोग्राम अंगूर के लिए y लिखेंगे, और बराबर कितना हो जाएगा मेरे को बताओ तो, 160। समीकरण नंबर 3 एक कंप्लीट। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कितना हो जाएगा, 4 किलोग्राम सेब मतलब 4 गुणा x, और प्लस 2 किलोग्राम अंगूर मतलब 2 गुणा y, बराबर कितना रुपए देना पड़ेगा, 300 रुपए। समीकरण नंबर 4, यही हमारा अभिष्ट आंसर है। यही तक बनाना है जी, बन जाएगा सबसे। ये समझ आया कैसे किया हूं? ठीक, गुड। नोट कर लो फिर जल्दी से, ध्यान देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है प्रश्न क्रमांक 4। क्या बोलता है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा। ठीक है, जो तुम लोग के पापा है ना वैसी है कि नहीं। नरेश नाम का भी एक व्यक्ति है, वो अपनी बच्ची से बोलता है, क्या बोलता है कि 7 साल पहले, 7 साल पहले, और आज से 7 साल पहले ले गया हो, आज से 7 साल पहले ले गया, मेरी आयु, किसकी आयु जी, मेरी, मेरी मतलब उसके पिता की आयु, नरेश की आयु, किसकी आयु जी, नरेश की आयु, यही समझेंगे ना। नरेश की आयु तुम्हारी आयु से, मतलब उसकी पुत्री की आयु से, किसकी आयु से, उसकी पुत्री की आयु से 7 गुनी थी। तो इतना स्टेटमेंट को पहले समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 व्यक्ति का जिक्र हुआ है ना, पहला नरेश और दूसरा उसकी पुत्री, दो लोगों का हुआ है ना जिक्र। तो पहला नरेश को क्या मानते हैं, नरेश की आयु के बारे में बात हुआ है। तो माना नरेश की आयु x वर्ष, बोलेंगे क्या बोलेंगे, x वर्ष है। उसी को लिखना, माना श्री श्रीमान मत लगा, हरे माना श्री नरेश की आयु की श्री श्रीमान लगाने का जरूरत नहीं, जैसा दिया है वैसे ही लिखना है। माना नरेश, तो ले दो, लगा दो माना नरेश की आयु कितना है जी, 100 वर्ष है। कितना वर्ष है, 100 वर्ष है। किसकी आयु, नरेश की। इसके बाद कौन है, इसकी, तथा उसकी पुत्री की आयु तुम्हारी उम्र की होगी नहीं होगी, कि तुम्हारी उम्र से छोटी है। निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद इसको निकाल के लाना। ठीक है, जब मैं बताऊंगा ना कि कैसे कैसे निकालना है, विधि मेथड है कि नहीं, तो उससे फिर इसको निकाल के लगा लेके आना घर से।
ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बताया ना सबका मेरे को एक डिजिट का नंबर चाहिए। 1 किलो सेब का कीमत कितना है, 1 किलो अंगूर की कीमत कितना होगा, एक बल्ले का कीमत कितना होगा, एक गेंद का कीमत कितना होगा, निकाल के लाना है ना। और नरेश की आयु कितनी होगी और उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, ये भी निकाल के लाना। अभी केवल समीकरण बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वहीं पर काम करेंगे। माना नरेश की आयु 100 वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु y वर्ष। क्या बोलता है नरेश, किससे बोलता है, अपनी पुत्री से बोलता है। नरेश किससे बोलेगा, अपनी पुत्री से बोलेगा। तो नरेश और उसकी पुत्री हो गया। नरेश किससे बोल दिया जी, अपनी पुत्री से। नरेश को x माना हूं, आयु को, और पुत्री की आयु को y वर्ष। तो x किससे बोलता है, y से बोलता है। क्या बोलता है जी, 7 साल पहले। 7 साल पहले। तो 7 साल पहले कैसे निकालेंगे, अभी तुम लोग का उम्र क्या चल रहा है, 14, 15, एक मोटा मोटी 15 मानते हैं, 15 साल, ठीक है। तो 15 साल है, तो 7 साल पहले कितने साल के रहे होगे बोलूंगा तो कैसे निकालोगे। अभी तुम लोग का उम्र 15 साल है, मैं बोलूंगा तुम लोग 7 साल पहले कितने साल के थे, तो क्या बोलोगे, कैसे निकालोगे। क्या करोगे, अपने वर्तमान उम्र में 7 साल घटाओगे। ऐसे करोगे नहीं करोगे, तभी तो निकलेगा ना। गणित में ऐसी होता है कि नहीं होता है। तुम्हारा वर्तमान उम्र मैं पूछ लिया कि तुम 7 साल पहले कितने साल के थे, है कि नहीं। तुम कैसे करोगे, तुम्हारा जो वर्तमान उम्र है उसमें 7 साल घटाओगे तो क्या निकलेगा, कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। कितना मिलेगा, 8। मतलब आज से 7 साल पहले तुम 8 वर्ष के थे कि नहीं थे ना। उसी प्रकार से नरेश बोलता है 7 साल पहले, 7 साल पहले। तो नरेश अभी वर्तमान में x साल का है। कितने साल का है, x साल का। तो 7 साल पहले कितने वर्ष का होगा, x माइनस 7 होगा, नहीं होगा। उसके वर्तमान उम्र में 7 को घटा देंगे तो ये पुत्री भी तो उसकी घटेगी ना, तो उसकी पुत्री भी तो छोटी होगी 7 साल पहले। तो 7 साल पहले y माइनस 7। किसको समझ नहीं आया, किसको समझ नहीं आया। नरेश कहता है अपनी पुत्री से 7 साल पहले, 7 साल पहले। तो नरेश का वर्तमान उम्र x वर्ष, उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र y वर्ष, है ना। 7 साल पहले बोल दिया तो 7 साल पहले मतलब नरेश की उम्र में 7 साल घटा दिए और उसकी पुत्री की उम्र में भी 7 साल घटा दिए। एकदम शॉर्टकट बनाना सिखा रहा हूँ, लंबा लिख लिख के नहीं बता रहा हूँ, देखना समझना, है ना। तो y माइनस 7 कैसे है, समझ आया क्या सबको, अंकिता, ठीक। तो 7 साल पहले मेरी आयु मतलब कौन बोल रहा है, नरेश बोल रहा है। कौन बोल रहा है, नरेश। तो जो नरेश की आयु है, किसकी आयु, नरेश की आयु, तुम्हारी आयु से मतलब किसकी आयु से, उसकी पुत्री की आयु से। किसकी आयु से, पुत्री की आयु से, है ना। तो नरेश क्या बोलता है अपनी पुत्री को, बोलता है कि जो 7 साल पहले मेरी जो आयु है मतलब x माइनस 7, वो तुम्हारी आयु का, इसकी आयु का, तुम्हारी आयु का कितना गुना, 7 गुना। तो किसमें 7 का गुणा होगा, इधर होगा कि इधर होगा बताओ किधर गुणा होगा 7 का जी, इधर होगा कि उधर होगा, x में होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। मैं सवाल किया था वैसी, गलत है कि नहीं। देखना ये बड़ा है कि ये बड़ा है, मेरे को बस इतना बताओ। x माइनस 7 बड़ा है कि y माइनस 7 बड़ा है, क्यों बड़ा है, ये नरेश है ना जी, उसका पिताजी है ना जी, और ये कौन है, उसकी पुत्री है। तो सीधा सा बात है, हमेशा उसका दादा ही तो बड़ा होगा, उसकी दाई बड़ी होगी, है ना। उसका दादा बड़ा होगा ना, उसके पिताजी बड़े होंगे ना जी, नरेश बड़ा होगा नहीं होगा, होगा ना। और उसकी पुत्री छोटी है, दोनों के आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे ना। मैं क्या लगाया हूं, बराबर। और उसी को मेंटेन करना है, ये 7 मेंटेन करेगा। कौन मेंटेन करेगा, 7 लिखा है ना। तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, बड़ा कौन, नरेश, और ये कौन है, छोटी। तो उसके बराबर कब आएगी, जब इसमें 7 का गुणा होगा। कुछ समझ आया लॉजिक, कुछ समझ आया। ऐसे समझावत नहीं समझ आने वाला, अगर बता दिया ना इसकी भाषा में तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसकी भाषा में बताऊंगा तो यही 7 का गुणा करोगे, जो अभी कर रहे थे ना। अभी लॉजिक समझ आया, लॉजिक समझ आया। कौन सा लॉजिक लगाया हूं, ये उसका पिताजी है तो ये हमेशा बड़ा है, और उसकी बेटी जो है उस अपने पिता के बराबर कब आएगी, जब उसकी उम्र में 7 का गुणा होगा। तो समझ आया कि नहीं आया। तो 7 का गुणा इधर क्यों किया, समझ आया। इसको केवल पढ़ना है, कितना गुना बोला है, 7 गुना, मतलब 7 का गुणा करना है। तो हमको लॉजिक लगाना है यहाँ पर। कैसा लॉजिक लगाना है कि पिताजी तो ऑलरेडी बड़े हैं भैया,
है कि नहीं? तो पुत्री क्या होगी, उससे छोटी होगी, तो उसका उम्र अर्थात पुत्री का उम्र उसके पिता के उम्र के बराबर कैसे आएगा? तो कैसे आएगा? 7 का गुणा किधर हो जाएगा? पुत्री की उम्र के तरफ। समझ आया नहीं आया? सबको देख लो, गलती करोगे तो नंबरिश कटेगा, पेपर में आता है, गलती करोगे तो नंबरिश कटेगा। तो सबसे बन जाएगा गीतांजलि, बन जाएगा ना? तोर से 1 साल पहले आओ जन गीतांजलि जी से, है ना? अब वो 11वीं पढ़ी है कि नहीं? ऐदारता हूँ गीतांजलि है। ठीक, तो ये समझ में आया कि नहीं जी सबको? बाद में मेरे को मत बोलना सर तो मैं नहीं जानो, है कि नहीं? बाकी आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो ये तो हो गया। अब इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, ये तो समझ में आ गया, इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। गुणा कैसे क्यों समझ आ रहा है ना? दोनों का ब्रैकेट लगा के गुणा करना, केवल इसी में 7 मत चिपका देना, नहीं तो आंसर गलत आएगा। और दोनों में गुणा होगा नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, अलग अलग पद है ना? ये लिखा आएगा x माइनस 7, थोड़ा सा हल कर रहे हैं, 7 गुणा y बराबर 7y, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 7 सत्ते 49। किसको समझ नहीं आया? सबको क्लियर है? चलो आगे हो जाएगा। सबको उठा के इधर ले आओ, सबको उठा के इधर, इधर पहले से कितना है जी? x माइनस 7। अब ये इधर आएगा तो प्लस में, इधर आके माइनस 7y, माइनस 7y, माइनस का 49 इधर आके प्लस का 49, उधर क्या बच जाएगा बराबर की उस तरफ 0, सब इधर आ गया तो 0 बचेगा ना जी। अब एक मत बचाना, एक वाला काम केवल गुणा में बचता है, प्लस माइनस में नहीं बचता। 2 में 2 घटाओ 0 मिलता है, 1 नहीं मिलता, है ना? तो सबको उधर उठा के ले आया तो कितना आ गया जी? उधर 0 आ गया। मेन लॉजिक यहीं पर था, अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, वाह वाह समझो, है कि नहीं? और ये समझ में नहीं आएगा तो ये बनने वाला नहीं है, खत्म, है ना? ये x माइनस x को x लिखते हैं, यहाँ पर माइनस 7 प्लस 49, 49 में 7 घटाओ बोल रहे हैं, प्लस 49 में 7 घटाओ, यही मतलब है कि नहीं है ना? तो प्लस 49 में 7 घटाएं कितना मिलेगा? प्लस का 42। इसको भी होल्ड करते हैं, y वालों को पहले लिखता हूँ, माइनस का 7y पीछे में की नहीं, माइनस का 7y प्लस का 49 माइनस का 7 बराबर प्लस का 42 बराबर 0। ये हमारा पहला आंसर, ये हमारा पहला आंसर। लॉजिक समझ आया नहीं आया? ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब दूसरा लाइन में आते हैं जी, ध्यान से देखना, एकदम कोई समस्या नहीं होना चाहिए, घर में नहीं समझ आने वाला, है ना? और अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, अभी उम्र कितना है जी? 3 साल बाद लिख लेना, 3 साल बाद। अब 3 साल बाद अपना उम्र कैसे निकालोगे? अभी 15 साल के हो, भविष्य में 3 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? 18 के। कैसे निकाले हो? 3 को जोड़ के निकाले हो ना, 3 को जोड़ के। 3 साल पहले बोला तो घटाए थे, मतलब सॉरी 7 साल पहले बोला तो क्या किए थे जी? घटाए थे। अब 3 साल बाद बोल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। कब, किसमें जोड़ना पड़ेगा? वर्तमान उम्र में। वर्तमान उम्र कितना? x और y माने हैं, x और y। तो 3 साल बाद मेरे को बताना, तो 3 साल बाद x की उम्र और y की उम्र पर देखते हैं, x की उम्र और y की उम्र। 3 साल बाद x की उम्र कितना हो जाएगा? x धन 3, y की उम्र कितना हो जाएगा? y धन 3। कोई समस्या? कोई समस्या? 3 क्यों जोड़ा हूं? दोनों तरफ समझ आया? ठीक। उसके बाद आगे देखो, 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी। अब फिर बताओ मेरे 3 का गुणा किधर करना है? एक्स में करेंगे। फिर वही दोहरा रहे हो जी, फिर वही दोहरा रहे हो। अभी वही चीज समझाया हूँ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के। एक्स उसका दादा है रे, तो बड़ा नहीं होगा जी आरडी जी, उसका बाप बड़ा होगा ना कि छोटा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो मेंटेन करने के लिए 3 का गुणा करोगे। जब भी गुणा करेंगे तो वैल्यू बढ़ता है, जब भी भाग करेंगे वैल्यू घटता है। इतना तो पढ़े होगे कक्षा 7वीं 6वीं में रे, नहीं पढ़े हो? 10 बार चिल्ला चिल्ला के मेरा गला सूख जा रहा है कि नहीं? ये उसका पिताजी है ना जी, नरेश है, तो उसका एक्स नरेश को माने है ना, तो उसका पिताजी है। तो पिताजी क्या होगा? ऑलरेडी वो बड़ा है, ऑलरेडी वो बड़ा है। बराबर की 3 मैं लगाया, वो भी गलत है, वो है कि नहीं? जब मैं क्या करूंगा, उसकी पुत्री में 3 का गुणा कर दूंगा, तब वो उसके बराबर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? अब भी नहीं आया ना तो भगवान मालिक है, 10 बार वीडियो को देखिए, है कि नहीं?
ये क्लियर है ना? समझ आया सबको कैसे हुआ? ये लॉजिक को अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि बिना लॉजिक के बनाओगे तो यहीं से लगाओगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, वो वैसे ही बोला ही है कि यहीं पर आदमी लगाता है कि नहीं? वो बोला कैसा है, वैसे ही बोला है। वो जो लिखा है ना क्वेश्चन, जो लिखने वाला क्वेश्चन दिया है, वो वैसे ही लिख के दिया है कि इंसान क्या करेगा, समझ के एक्स तरफ ही 3 लगाएगा। इसलिए तुमको लॉजिक से सिखा रहा हूँ कि दोनों को पहले बराबर कर लेना। बराबर करने के बाद छोटा कौन दिख गया, तो पुत्री दिख गई, है ना? तो पुत्री में क्या करना, 3 का गुणा कर देना, तो क्या हो जाएगी, अपने पिताजी की उम्र के बराबर हो जाएगी। मान लो उसका पिता का उम्र 51 वर्ष है, तो पुत्री की उम्र कितना होगा? मान लो लड़की की उम्र 17 वर्ष है, तो उसके पिता की उम्र कितना होगा? अब बताओ। 42 होता है? 17 तिया 42 होता है? पहाड़ा याद करो तो, है ना? 17 तिया 51, कितना? नहीं पता जी। मान लो, देखो ये 17 लिखा हूं, है कि नहीं? समझना, ये नरेश की उम्र है। समझना मेरी बात को, ये वही चीज दिखाना चाह रहा है ना? मान लो ये नरेश की उम्र है, एक्स क्या है, एक्स नरेश की उम्र, और यहाँ पर 17 लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? 17। जो वाई किसकी उम्र है? उस लड़की की उम्र है, उसके पुत्री की उम्र है। अब नरेश क्या बोलता है कि 3 साल बाद जो तुम्हारी उम्र है, मेरी आयु से कितना हो जाएगा? 3 गुना। तो 3 साल बाद का आयु है ये। तो क्या करना है, इसमें 3 का गुणा करोगे तभी तो अपने बोल सकते हैं पिता की उम्र के बराबर आएगी वो। तो 17 तिया 51 इधर भी हुआ, 51 इधर भी हुआ। तो ये समझ में आया? तो ये लॉजिक वहीं पर लगा है कि नहीं? दोनों को पहले बराबर कर लेना, एक्स और वाई दोनों तरफ 3-3 जोड़ देना। क्यों जोड़े हैं? क्योंकि 3 साल बाद की बात किया हो, 3 साल बाद की बात की है, तो x + 3 y + 3, लेकिन वहां बोलता है 3 गुना हो जाएगा। 3 साल बाद कितना हो जाएगा उम्र उसका? 3 गुना। तो 3 का गुणा इधर लगा देना पुत्री की तरफ, तभी वो पिता की उम्र के बराबर आएगी। ये तो बराबर आने वाली ही नहीं है, इधर लगा दोगे तो वो और आगे भाग जाएगा। उसका बाप जो है 70-80 साल से ऊपर निकल जाएगा, है कि नहीं? समझ आया? हाँ, समझ आया? आया ना? चलो, तो ये अपना इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये x + 3 बराबर ये हो जाएगा 3y + 3 तिया 9। तुम लोग कैसे करते हो भगवान ही जाने, है कि नहीं? इतना सारा बताने के बाद भी गड़बड़वा देते हो। ये गड़बड़ाएगा थोड़ी। अब एकदम क्लियर रहेगा ना? जो छोटी है उधर ही गुणा करना है जी ना। जो बड़ा है उधर गुणा करेंगे तो वैल्यू और बढ़ जाएगा। हमेशा याद रखना, गणित के लिए गुणा करने पर वैल्यू बढ़ता है, भाग करने पर वैल्यू घटता है, भूलना ही नहीं है ना? तो x धन 3 बराबर 3y धन 9, तो कितना हो जाएगा? सबको इस तरफ उठा के ले आओ। तो x + 3 पहले से लिखा है, 3y इधर आके -3y + 9 इधर आके -9 बराबर 0। यहाँ पर x को x लिख दो, -3y क्या लिखेंगे? -3y -3y। अब -9 + 3, -9 + 3 कितना मिलेगा? माइनस का 6 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। तो यही 2 समीकरण बनाना था, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। यही हमारा अभिष्ट आंसर है। 3y + 9 को इधर क्यों लेकर आए? उधर अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है जी, बन जाएगा। इधर करने से थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ठीक है जी, बन जाएगा ना? चलो, इतना को बनाना है, यही हमारा आंसर रहेगा।